एक बार फिर से आप सभी का मैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी ये जो क्लास रहने वाली है वो हिंदी साहित्य की जो प्रश्नोत्तरी का हम महाअभ्यास कर रहे हैं उसकी 7 नंबर की जो क्लास चल रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि हिंदी का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। यह कथन किसका एवं किसकी प्रशंसा में कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है कॉलेज जो लेक्चरर भर्ती है, व्याख्याता भर्ती, उसके अंदर आया हुआ प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए यह कथन है वो प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन थे? कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि हैं वो कबीरदास है, और तुलसीदास जी हैं वो रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के आधार पर खंडन करने वाले लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। यह किन के अनुसार या किसके अनुसार है? यानी ये परिभाषा है, ये किसके अनुसार या मत किसके अनुसार हमें देखने को मिलता है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने यह मत है वो दिया है कि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर किसी ने ऐसे वैसे नहीं, वैज्ञानिकता के साथ और प्रामाणिकता के आधार पर उनके मतों का खंडन किया है तो एकमात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जन्म है वो कब हुआ था? 15 जुलाई 1928 ईस्वी को गणपति चंद्र गुप्त का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? मंडा खाटू श्याम सीकर के अंदर है वो जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1965 ईस्वी के अंदर है इनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालों को कितने भागों में बांटा है? काल हैं उनको कितने भागों में वो बांटा है? 4 कालखंडों के अंदर इन्होंने बांटा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालखंडों के क्या नाम रखे हैं? यानी इन्होंने कालखंड दिया, 4 कालखंड हैं, उनके क्या नाम है वो रखे हैं। उनमें से हमें सही को चुनना है। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। जो दूसरा है वो है पूर्व मध्यकाल 1320 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल 1857 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने ये 4 कालखंड दिए हैं। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल अंतिम कालखंड है। इनका समय है वो दिया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मध्यकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? यानी मध्यकालीन जो साहित्य है इसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मध्यकाल के नाम दिए हैं, यानी जो मध्यकालीन कालखंड है उसके 3 है उपभाग है इन्होंने किए हैं। उनके नाम है वो है धर्माश्रित साहित्य, राज्याश्रित साहित्य, लोकाश्रित साहित्य।
उपयुक्त सभी यानी सभी है वो तीनों की तीनों ऑप्शन है वो सही है। पहला, धर्म पर आश्रित साहित्य, राज्य के ऊपर आश्रित साहित्य और लोगों के ऊपर जो आश्रित साहित्य है वो लिखा गया था। तो ये तीनों ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस विषय के ऊपर पीएचडी की थी। ये प्रश्न है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस विषय के ऊपर पीएचडी की थी। हिंदी काव्य में और श्रृंगार परंपरा। हिंदी काव्य में इन्होंने श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय के ऊपर इन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी। एक तो श्रृंगार परंपरा, श्रृंगार और बिहारी के ऊपर इन्होंने पीएचडी की उपाधि है वो प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। इन्होंने जैन कवि जिनका नाम शालिभद्र सूरी है, शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को माना है। इनको सभी जितने भी कवि हैं उन सभी को हम एक बार एक पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ेंगे कि किन को और किन्होंने सर्वप्रथम माना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था। 9 मार्च 1915 ईस्वी को डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म अंतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म है वो हुआ था। 1915 ईस्वी के 1915 को अलीगढ़, अंतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ का क्या नाम है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कब किया था। 1973 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपने ग्रंथ का है वो प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य इतिहास का विभाजन किया है वह है, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य इतिहास का विभाजन किया इनमें से वह है। आदिकाल 650 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1320 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1857 और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से वर्तमान समय या उपयुक्त सभी। यानी आदिकाल इन्होंने 650 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिया, सही है। भक्तिकाल है इन्होंने 1320 ईस्वी से 1650 ईस्वी दिया, सही है। अगला ऑप्शन है, रीतिकाल को इन्होंने 1650 से 1857 और आधुनिक को 1857 से वर्तमान समय माना है। चारों ऑप्शन हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को कितने उपखंडों में बांटा है। आधुनिक काल को कितने उपखंडों के अंदर इन्होंने बांटा है, तो 4 उपखंडों के अंदर बांटा गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को निम्नानुसार 4 उपखंडों में, यानी कौन कौन सी आधुनिक काल है, निम्नानुसार 4 उपखंडों में बांटा है आधुनिक काल को, वह कौन सा है। आधुनिक काल की हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, पुनर्जागरण काल, जिसे भारतीय दो युग भी कहा जाता है, 1857 से 1900, और जागरण द्विवेदी युग कहा 1900 से लेकर के 1918। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, छायावादोत्तर काल है 1938 ईस्वी से अब तक। तो इन्होंने नगेंद्र ने आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कहा है, जिसको भारत हिंदू युग कहा जाता है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और जागरण काल द्विवेदी युग बोलते हैं जिसको 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, और छायावाद काल है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल की हम बात करें तो 1938 ईस्वी से अब तक है माना जाता है। तो चारों ऑप्शन हैं
वो सही है। अगला प्रश्न है वो यह है कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादोत्तर काल को कितने उपभागों में विभाजित किया? और डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया और जो छायावादोत्तर काल है इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। डॉक्टर नगेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल है और द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हिंदी साहित्य में अगर कोई स्थान रखता है तो 5-7 जो लेखक हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और सबसे ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड और हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो इनके जो प्रश्न है वो आधुनिक काल से हैं वो अधिक आते हैं। आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा प्रश्न है वो आते हैं। छायावादोत्तर काल से या छायावाद काल है उससे लगभग 5 से 6 प्रश्न है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें आधुनिक काल है वो गहराई के साथ पढ़ना है। अगला प्रश्न है हमारा, तो चलते हैं हम। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादोत्तर काल की उपखंडों के नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने बताए हैं, कौन कौन से नाम है? प्रगति जिसको प्रयोग काल कहा जाता है 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक। और दूसरा है नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने कब एवं किन विषयों पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी? किन विषयों के ऊपर पीएचडी की डिग्री है वो प्राप्त की थी डॉक्टर नगेंद्र ने? हिंदी काव्य की भूमिका महाकवि देव के ऊपर हिंदी काव्य की जो भूमिका है 1948 के अंदर इन्होंने डिग्री है वो प्राप्त करी थी। किस विषय के ऊपर? काव्य की भूमिका और महाकवि देव और काव्य की भूमिका महाकवि देव के ऊपर इन्होंने पीएचडी की डिग्री है वो प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्य रूप से कितने कालखंडों में बांटा है? नाम कौन कौन से हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य रूप से हम बात करें, इतने प्रश्न थे, हम पढ़ रहे थे वो साहित्य की, हम अलग अलग विद्वानों के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे किस विद्वान ने कितने भागों में विभाजित किया है। अब हम सामान्य रूप से हम जो माना गया है उसको हम आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल कहा गया है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, भक्ति काल पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल जिसको उत्तर मध्यकाल भी माना जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल कहते हैं 1850 ईस्वी से वर्तमान समय तक, तमादिकाल जिसको वीर गाथा काल कहा जाता है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, बिल्कुल सही है। भक्ति काल जिसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है 1350 से लेकर के 1650, ये भी सही है। रीतिकाल जिसके उत्तर मध्यकाल कहा जाता है 1650 से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा जाता है 1850 ईस्वी से वर्तमान समय तक। चारों ऑप्शन है वो सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है? सामान्य सा प्रश्न है, आदिकाल है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से संबोधित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम से संबोधित करते हैं। वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के वीर गाथा काल का खंडन करके इसे क्या नाम दिया है? आदिकाल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल ने जो वीर गाथा काल कहा था उसका खंडन किया इन्होंने और इनके स्थान पर है वो आदिकाल नाम दिया था। अगला प्रश्न है अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को
विभिन्न नामों से पुकारा है, इनसे संबंधित सही कथन क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपभ्रंश मिश्रित हिंदी की हम बात कर रहे हैं, उसके विभिन्न नाम थे और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पुकारा। इनमें से हमें जो सही वाक्य है, सही कथन है, उसको चुनना है। एक तरफ हमें मिश्रित हिंदी का नाम दे रखा है, दूसरे तरफ विद्वान का नाम है, यानी किसने हिंदी को मिश्रित हिंदी में क्या पुकारा है, क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास है पहला ऑप्शन, वो है कि प्राकृतिक आभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परिष्कृत हिंदी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरानी हिंदी डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देशील बनिया विद्यापति, विकसित अपभ्रंश डॉक्टर नगेंद्र, अवसहट या इसे अवहट भी कहा जाता है, भोला शंकर व्यास। सभी सही है। हमें इनमें से सही कथन को हमें चुनना है। सबसे पहले तो जो सही और गलत है प्रश्न में, उसमें हमें गोल चक्कर लगा लेना है कि हमें पूछ क्या रहा है, हमें उनको हेडिंग कर लेनी है। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी और विद्वान का नाम, प्राकृतिक आभास हिंदी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सही है। जो परिष्कृत हिंदी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन है पुरानी हिंदी डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सही है। देशील बनिया विद्यापति, ये भी सही है। विकसित अपभ्रंश डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, अवहट है। और भोला शंकर व्यास ने कहा है। तो हमारे उपयुक्त कथन है वो सही है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को भोला शंकर व्यास ने क्या नाम दिया है? अवसहट कहा इन्होंने, अवसहट या अवहट कहा जाता है इसको, अवहट भी कहा जाता है। अवसहट या जिसे भोला शंकर व्यास ने अवसहट कहा है इसको। अगला प्रश्न, आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न वो है कि आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम दिया था। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में आ गया, सेकंड ग्रेड में आया है और कॉलेज व्याख्याता के अंदर तीनों प्रश्न है 2023 और 21 में आए हुए प्रश्न हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने किस नाम से पुकारा है? ये पुकारा है। आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध एवं सामंत काल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिद्ध एवं सामंत काल है वो आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। और बीज वपन काल है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया। आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? आरंभिक आदिकाल है वो मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल है वो कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा है? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जय काव्य काल है वो किसने कहा है? तो जय काव्य काल है वो डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल को वीरकाल है वो किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है।
अगला प्रश्न, आदिकाल को बाबू श्याम सुंदर दास ने किस नाम से पुकारा है? वीर काल कहा है, अपभ्रंश काल है, वो बाबू श्याम सुंदर दास ने अपभ्रंश, महत्वपूर्ण अपभ्रंश ये शब्द है, इसको याद रखना है। वीर काल और अपभ्रंश काल को है बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश का निम्न में से कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल निम्न में से किसने कहा है? अपभ्रंश काल है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी, और ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा, गुलेरी और अरिंद वर्मा। अपभ्रंश काल है अरिंद वर्मा और चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है। हमारे लिए प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला प्रश्न है वो है कि आदिकाल को डॉक्टर बच्चन ने क्या नाम दिया? आदिकाल को डॉक्टर बच्चन ने अपभ्रंश या जातीय साहित्यिक उदय कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जातीय साहित्य उदय है, जातीय साहित्य उदय, ये किसने कहा है कि जातीय साहित्यिक उदय है या अपभ्रंश काल? ये डॉक्टर बच्चन ने आदिकाल को कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल को चारण काल है, वो किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूर्व में आया हुआ प्रश्न है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने चारण काल नाम दिया है। आदिकाल को अंकार काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आदिकाल को अंकार काल नाम किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा व रामकिशन पांडे ने क्या कहा है? आदिकाल को हरिश्चंद्र वर्मा व रामकिशन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संक्रमण काल है वो हरिश्चंद्र और रामकिशन ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आविर्भाव काल नाम किसने दिया? आदिकाल को हम आविर्भाव काल की हम बात करें तो ये श्लेष जेदी ने आविर्भाव काल है वो कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वासुदेव सिंह ने क्या नाम दिया? उद्भव काल है वो वासुदेव सिंह ने आदिकाल को कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रांति काल है राम प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया? शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या नाम दिया? शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन नाम दिया। इन्होंने कहा आदिकाल है वो प्राचीन नाम है, प्राचीन है। अगला प्रश्न है हमारा वो है कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। ये पूर्व में आया हुआ प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, डिंगल शैली में शामिल है, इसमें डिंगल शैली के अंदर किस किस को शामिल है वो किया जाता है? चारणों का साहित्य, मरुभाषा, पश्चिमी राजस्थानी प्लस गुजराती क्षेत्र, या सभी सही है। इनमें डिंगल शैली है उसके अंदर चारणों का साहित्य आता है, मरुभाषा आती है, पश्चिमी राजस्थानी और गुजराती है वो आती है, ब्रजभाषा और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पिंगल शैली के अंदर आता है। भाटों के द्वारा लिखा गया था वो पिंगल शैली थी। तो इसका चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि पिंगल शैली में, आज का अंतिम प्रश्न है शायद, पिंगल शैली से संबंधित सही कथन को चुनना है। पूर्वी राजस्थानी, भाटों का साहित्य, ब्रजभाषा, सभी सही है। पहले हमने इसकी चर्चा करी थी। तो पिंगल शैली से संबंधित कथन को चुनना है तो तीनों ऑप्शन है वो सही है। पूर्वी राजस्थानी आती है, भाटों का साहित्य आता है और ब्रजभाषा इसके अंदर शामिल की जाती है। तो आज हम आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, किस कवि ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, ये प्रश्न आज हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी के लिए एक कारगर साबित होगी और आगे की जो क्लासें हैं वो निरंतर जारी रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि हिंदी साहित्य के लगभग 2000 से लेकर के 3000 तक, हम 2000 से
3000 प्रश्न है वो हिंदी साहित्य के आप सभी को यूट्यूब पर करवाने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न है वो साहित्य में बाहर नहीं जाएगा आपका, एक एक लाइन से प्रश्न बनाए हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।